हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्यूज शुरू करते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक मानी जाती है। यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार के विभीषिका का सामना करता है। आइए देखते हैं कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। नर्मदा, तापी और दामोदर भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब तीसरा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा मामलों के मंत्री को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी, लोकसभा मामलों के मंत्री को। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के सदस्यों तथा 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। 1967 ईस्वी में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, डी है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। पादप कली है एक घूर्णीय टहनी, एक घूर्णीय पत्ती, एक घूर्णपोष, एक बीज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, एक घूर्णीय टहनी है पादप कली। पादप कली एक घूर्णीय टहनी है। आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्या कह रहा है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आर्थर कॉनवर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाया, ऑप्शन ए, आर्थर कॉनवर्ग ने। आर्थर कॉनवर्ग संबंधित हैं डीएनए से तथा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्या है। तीव्रता एवं परिपक्वता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? अल्कोहल, तंबाकू, आयनीय विकिरण, परावैंगनिक किरणें। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तीव्रता एवं परिपक्वता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? तो ये ऑप्शन तंबाकू होगा। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा है। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ होता है जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तंबाकू से मौजिक रोग भी होता है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा, सुमात्रा से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ताम्रपत्र लेख ये दर्शाता है कि जावा, सुमात्रा से बिहार का संपर्क था बिहार के राजाओं का। देवपाल पालवसीय शासक था जिनके साम्राज्य में बिहार तथा राजधानी पाटलिपुत्र एवं मुंगेर थी का जावा सुमात्रा के शासकों के साथ संपर्क था। आइए देखते हैं 9 नंबर। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी। मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। सूर्यवंशी शासक शेर शाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई। वो तीनों क्या था थोड़ा देखते हैं। नस्क या मुक्तई अथवा कनकुत, दूसरा है नकदी अथवा जब्ती, तीसरा है गला बक्सी अथवा बटाई। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1572 ईस्वी। तो में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है, आइए देखते हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन क्या है। अकबर के आदेश पर मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया। इसके साथ ही 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 12 मार्च 1576 को टोडर में मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तृतीय ग्लोबल सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो द्वितीय ग्लोबल सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द्वितीय ग्लोबल सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। अम्बेडकर दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, जिससे अंग्रेज सहमत थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1816 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 1896-97 में कलकत्ता के समीप बेलूर में की थी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम ऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैमूर या रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक फैला हुआ है। इसके पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 से 400 मीटर के बीच है। इस पठार का सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम था जन क्रांति, हुंकार, कृषक संचार, विद्रोही। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नीचे तो ये हुंकार है इसका आंसर, है ना। तो बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 ईस्वी में पुरुषोत्तम नाथ टंडन की सलाह पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सरस्वती तथा महासचिव एन.जी. रंगा बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार बनी। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख भूमिहार परिचय, कर्मकलाप, हुंकार, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स आदि है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सन्याल, मजरूल हक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ये देखते हैं और आज का क्यूज समाप्त करते हैं। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बने अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बंगाल उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ताय मार्ग का अनुसरण करना था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतीन्द्रनाथ बनर्जी तथा वारेंद्र कुमार घोष द्वारा की गई। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा 1908 में बनारस में तथा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार से आज का हमारा 15 क्यूज का सीरीज पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।